गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राजपूतों की उत्पत्ति। राजस्थान राज्य के अंदर अधिकांशतः राजपूत राजाओं ने ही राज्य किया था, इसीलिए मुग़ल और ब्रिटिश काल से ही उसका नाम रजवाड़ा या राजपूताना कहलाता रहा है। लेकिन सर्वप्रथम राजपूताना नामकरण जो है वो अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, जो कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना नाम शब्द का प्रयोग अपने भाषा में किया था। और इसके बाद 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना के लिए अपने प्रथम एवं प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग शुरू किया था। राजस्थान का इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ जुड़ा होने से यहाँ का इतिहास भी कम से कम 5000 वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस राज्य पर राज करने वाले राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कौन थे, इसके बारे में बहुत विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि वो उनकी दैवीय उत्पत्ति थी, कुछ बोलते हैं कि वह सूर्यवंशी थे, कुछ बोलते हैं वह चंद्रवंशी थे, कुछ बोलते हैं अग्निवंशी थे, कुछ बोलते हैं कि वह ब्राह्मण थे, कुछ बोलते हैं कि वह गुर्जर थे, और कुछ बोलते हैं कि वह विदेशी थे, यानी कि बाहर से आए हुए थे। तो वाक्य में राजपूत थे कौन, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। सर्वप्रथम हम राजपूत शब्द की उत्पत्ति के बारे में विश्लेषण करते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति पर भी इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। स्मिथ का यह कहना है कि राजपूतों की 8वीं या 9वीं शताब्दी में एकाएक उत्पत्ति हुई, जबकि जे.एन. असोपा ने बताया कि वैदिककालीन राजपुत्र राजन्य या क्षत्रिय वर्ग ही बाद में राजपूत जाति में बदल गया। अर्थात राजपूत शब्द वैदिक राजपूत का ही अपभ्रंश है। राजन्य क्षत्रिय शब्द प्राय योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता था जो राज्य के स्वामी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण काल में 1000 ईसा पूर्व से ही इन तीनों शब्दों का अलग से भेद किया जाने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी राजपुत्र शब्द को कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कालिदास की मालविकाग्निम मित्रम, अश्वघोष के सौंदरानंद, बाणभट्ट के हर्षचरित एवं कादम्बरी ग्रंथों में अलग अलग अर्थों में किया जाना बताया है। जैसे कौटिल्य राजा के पुत्रों के लिए, कालिदास व अश्वघोष ने सामंतों के पुत्रों के रूप में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। कल्लर ने राजपुत्र शब्द का प्रयोग भूस्वामियों को लेकर किया है, परंतु उन्हें राजपूतों के 36 वंशों से संबंधित स्वीकारा है। चीनी यात्री हेमसांग ने, जो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था, उसने राजाओं के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है। वेद व उपनिषदों में भी राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज चंद्रवर्धन ने राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के लिए न करके योद्धा के लिए किया है। निसंदेह महाभारत काल तक राजपुत्र, राजन्य व क्षत्रिय समानार्थक शब्द थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बाद के काल में राजपुत्र तथा क्षत्रिय में स्पष्टता भेद किया जाने लगा। राजपुत्र शासक वर्ग तथा क्षत्रिय एक जाति जाने लगा। राजपुत्र शासक वर्ग तथा क्षत्रिय एक जाति के रूप में जाने गए। राजपूतकालीन साहित्यिक ग्रंथों एवं शिलालेखों में भी राजपूतों को राजपुत्र ही कहा गया है। राजपुत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ राजा का पुत्र होता है, किंतु क्रमिक परिवर्तन से अब इसका अर्थ एक जाति विशेष के रूप में, जिसमें राजा के वास्तविक पुत्र से लेकर निम्नतम श्रेणी के भूस्वामी के लिए प्रयुक्त होने लगा। राजपूत शब्द का प्रचलन मुस्लिमों का आगमन के बाद हुआ है। वे राजपुत्र का उच्चारण राजपूत करते थे। महाभारत में द्रौपदी के लिए राजपुत्री लिखा है तथा भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है। इसी भांति पाणिनि ने राज्य पुत्र का प्रयोग अच्छे अर्थ में किया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही राजपुत्र का प्रयोग क्षत्रियों के लिए ही हुआ है। अतएव राजपूत क्षत्रिय वंशज है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में राजपूताना के कुछ राज्यों में बोलचाल की भाषा में राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय, सामंत या जागीरदार के पुत्रों को सूचित करने के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में यह संस्कृत के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश रूप है।
डॉक्टर विमल चंद्र पांडे की मान्यता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण कई क्षत्रिय वंशों ने अपना धर्म कर्म छोड़ दिया था और राजपूताना में रहने वाले क्षत्रियों ने अपनी शुद्धता व भिन्नता को बनाए रखने के लिए शेष भारत के क्षत्रियों से विवाह संबंध व खानपान छोड़ सा दिया, जिससे राजपूताना के क्षत्रियों की एक अलग से इकाई बन गई। राजपुत्र होने की वजह से वे अपने आप को राजपुत्र कहने लगे। स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों के क्षत्रिय वर्ग से हुई थी। सीवी वैद्य ने लिखा है कि राजपूत विशुद्ध क्षत्रियों से उत्पन्न हुए थे। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया कि राजपूतों की नसों में क्षत्रिय रक्त बह रहा था, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्षत्रिय जाति में एक इक्ष्वाकु ही नहीं वरन कुषाण, शक आदि अनार्य जातियां भी सम्मिलित थी। इसलिए राजपूतों को क्षत्रिय मानने अथवा न मानने के संबंध में अनेक मत बन गए हैं, जिनका उल्लेख हम इस प्रकार करेंगे। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रत्येक जाति अपनी महत्ता प्रकट करने के लिए देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकारती हुई अपने को ईश्वरीय संतान बनाने का प्रयास करते रहे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आर्यों के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। उसमें ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति बताई गई है। मनुस्मृति भी यही बताती है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और इन ग्रंथों से यह भी सुस्पष्ट होता है कि क्षत्रिय वर्ण जाति शेष तीनों वर्णों की सुरक्षा का दायित्व निभाता था, परंतु 7वीं शताब्दी से क्षत्रियों के महत्व में कमी आने लगी, जिसका सुस्पष्ट कारण अन्य 3 वर्णों की सुरक्षा न कर सकना प्रतीत होता है। फिर भी चारण भाटों ने अपने ग्रंथों में राजपूतों को ब्रह्मा का पुत्र कहकर उनकी दैविक शक्ति के सिद्धांत को बलवती किया है। इस प्रकार ब्रह्मा से क्षत्रियों का उत्पत्ति स्वीकार कर साहित्य में राजपूतों का राजा होने के कारण दैविक शक्ति के रूप में बड़ा है। राजपूतों का वंश वृक्ष प्राय राम व कृष्ण से जोड़कर उनकी उत्पत्ति दैविक शक्ति या देवकुल से बताई गई है। स्पष्ट है कि यदि राजपूत रामायण में महाभारत काल के रामकृष्ण के वंशज हैं तो वे भारतीय व आर्यों के वंश से संबंधित ही हैं, परंतु कई यूरोपियन एवं भारतीय विद्वान देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। अग्निवंशीय राजपूत यानी अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चंद्रवर्दय के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से हुआ है। वह लिखता है कि आबू पर्वत पर ऋषि गौतम, अगस्त व विश्वामित्र आदि के यज्ञों को प्राय राक्षस अपवित्र कर दिया करते थे। तब वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों का नाश कर यज्ञों की रक्षार्थ राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान उत्पन्न किए गए। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन जैनक कृत पृथ्वीराज विजय से भी ज्ञात होता है कि मलेच्छ द्वारा पवित्र यज्ञ स्थल को भ्रष्ट कर देने पर ब्रह्मा द्वारा असुरवध हेतु प्रेरित पुरुष विष्णु का अवतार हुआ, जो चहामान के नाम से जाना गया। हमें रासो, नैन्सी की ख्यात वंश, भास्कर, चौहान चंद्रिका आदि ग्रंथों से भी अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत की पुष्टि होती है। लेकिन अधिकांश विद्वान रासो ग्रंथ को कपोल कल्पित मानते हैं। डॉक्टर ओझा ने कहा कि जो विद्वान इन 4 राजपूत वंशों को अग्निवंशी अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं, ये उनकी हठधर्मिता है। सीवी वैद्य ने भी इस मत को कवि कल्पना से अधिक नहीं माना है। राजपूतों ने तो अपने वंश की प्रतिष्ठा का प्रतीक समझकर इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी इस मत को केवल चारण भाटों की चाटुकारिता से अधिक नहीं बताया। यह कल्पना की एक उपज मात्र है। इसी बात ही डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे ब्राह्मणों का एक प्रतिष्ठित जाति की उत्पत्ति की महत्ता को निर्धारित करने का प्रयास मात्र बताया है। विलियम क्रुक का मानना है कि अग्निकुंड से तात्पर्य अग्नि द्वारा शुद्धि से है। इस अग्निकुंड से क्षत्रियों को शुद्ध किया ताकि वे पुनः हिंदू जाति व्यवस्था में प्रविष्ट हो सके। ऐसी मान्यता के ऋषियों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी क्षत्रियों को अथवा आदिवासी जातियों को अथवा शक, हून, सूची आदि विदेशियों को यज्ञ द्वारा शुद्धि कर क्षत्रिय बनाया होगा। अतः अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत से शुद्धि की प्रतिध्वनि ही गुंजित होती थी। बात करते हैं सूर्यवंशी राजाओं की। 10वीं शताब्दी के बाद चारणों द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथों में राजपूतों को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताया गया। डॉक्टर ओझा ने भी राजपूतों को सूर्यवंशी बताया गया। उन्होंने अपने मत की पुष्टि में कई शिलालेखों व साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण भी दिए हैं, जैसे 971 ईस्वी के नाथ अभिलेख में, 977 ईस्वी के अगाढ़पुर लेख में, 1285 ईस्वी के आबू शिलालेख में और
1428 ईस्वी के श्रृंगी ऋषि के लेख में गुहिल वंशी राजपूतों को रघुकुल से उत्पन्न बताया गया है। इसी भांति हमीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय सुजान चरित्र ने चौहानों को क्षत्रिय माना है। वंशावली लेखों में राठौड़ों को सूर्यवंशी ही बताया गया है। चंद्रवंशी यादवों, भाटियों और चंद्रावती के चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, किंतु डॉक्टर जी.एन. शर्मा ने इस मत को सभी राजपूतों की उत्पत्ति के लिए स्वीकार नहीं किया है। जैन आसोपा का मानना है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय आर्यों की वे दो शाखाएं थी जो मध्य एशिया से भारत आई। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी स्वीकार करते हुए उन्हें आर्यों की संतान और भारत का मूल निवासी माना है। श्री जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार वर्तमान राजपूतों के राजवंश वैदिक और पौराणिक काल से राजन्य, उग्र, क्षत्रिय आदि नामों से प्रसिद्ध सूर्य व चंद्रवंशी क्षत्रियों की ही संतान है। ये न तो विदेशी है और न विधर्मियों के वंशज ही हैं, जैसा कि कुछ यूरोपियन लेखकों ने माना है। विदेशी वंश का मत। कुछ विदेशी इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेशी स्वीकार किया है, जिनमें कनिंगम, क्रुक, कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ के नाम विशेष उल्लेखनीय है। कनिंगम ने ब्रोच गुजर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर इन्हें यूची जाति का वंशज मानते हुए उनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। स्मिथ ने भी राजपूतों को विदेशी स्वीकार करते हुए बताया कि शक व सूची की भांति गुजर और हुन जातियों का भी शीघ्र ही भारतीयकरण हो गया और इन्हीं राजवंशों को राजपूत नाम से अभिहित किया गया है। इसी भांति दक्षिण भारत के अनेक अनार्थ जातियों का, जैसे गौड़, भर, खर्व आदि भी भारतीयों के साथ समाहित हो गए तो वह चंदेल, राठौड़, गहवाडवाल आदि राजपूत कहलाए और इन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित बताने के लिए सूर्य व चंद्र के संतान कहना प्रारंभ किया। क्रुक का कहना है कि शक, कुषाण, पहलव तथा हुनों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। गुजर जाति हुनों से संबंधित थी। इस जाति का व अन्य विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया तथा देश रक्षक के रूप में सम्मान प्राप्त कर लिया। उन्हें रामायण तथा महाभारत कालीन क्षत्रियों से संबंधित कर सूर्य व चंद्रवंशी मान लिया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने रीति रिवाजों के आधार पर राजपूतों को शक सीतियन बताया, जैसे सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों का पूजन, तातारी और शकों की पुराणों की कथाओं से मिलना आदि। किंतु डॉक्टर ओझा इससे सहमत नहीं है। सी वैद्य ने भी विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध राजपूतों की वैदिक आर्य उत्पत्ति को स्वीकार किया है। डॉक्टर ओझा ने बताया है कि राजपूत वैदिक क्षत्रिय के वंशज थे और जिन विदेशी जातियों सीथियन, कुषाण, हुन आदि का भारतीयकरण हुआ वे भी मध्य एशिया की आर्य जाति के ही वंशज थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं आसूपा ने भी इस मत का समर्थन किया। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गुजर मानकर विदेशी वंशीय मत को पुष्ट किया है, परंतु सी वैद्य, डॉक्टर ओझा व डॉक्टर जी.एन. शर्मा ने गुजर शब्द से तात्पर्य प्रदेश विशेष से लिया है। राजकोट और अरब यात्री भी प्रतिहारों को गुजर ही बताते हैं और इन्होंने भी उन्हें भूमि विशेष से संबंधित होने के कारण गुजर कहा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी गुजर को विदेशी नहीं माना है। गुजर प्रतिहारों के अभिलेखों में भी गुजर को क्षत्रिय ही माना गया है। गुजर प्रतिहारों के अभिलेखों में भी उन्हें भारतीय आर्यों के संतान स्वीकारा है। स्पष्ट है कि गुजर भारतीय थे और भारतीय क्षत्रिय वंश से ही संबंध था। तो कर्नल जेम्स टॉड वगैरह के द्वारा गुजर माना गया है। ब्राह्मण वंश का मत। बिजोलिया शिलालेख, सुंडा अभिलेख व कायम खरासों के आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। साथ ही चित्तौड़ व अचलेश्वर से प्राप्त 13वीं शताब्दी के अभिलेख के आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने नागर ब्राह्मणों से गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। मेवाड़ के महाराणा इसी वंश के माने जाते हैं।
इनके पूर्वज हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी माद्रा के संतान थे। महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में गुहिलोत को नागर ब्रह्मन गुहदत्त के संतान माना है। डॉक्टर जी एन शर्मा ने भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर मेवाड़ के गुहिल वंशी राजपूतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज स्वीकार किया है। चंदेल राजपूतों को स्मिथ ने मध्य भारत की गौड़ जाति से संबंधित बनाया है। इसी बात डॉक्टर दशरथ शर्मा ने परमारों को ब्राह्मण ही स्वीकार करते हुए लिखा है कि ब्राह्मणों ने अस्त्र ठीक उसी प्रकार उठाए जिस प्रकार शुंगों, सातवाहनों, कदम्बों तथा पल्लवों ने उठाए थे। आपातकाल में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म धारण किया और इस परिस्थिति में उन्हें क्षत्रिय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। चंदेल भी अपने को चंद्रमा व ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बताते हैं। इस तरह से आबू के प्रतिहार भी वशिष्ठ ऋषि की संतान माने जाते हैं, परंतु डॉक्टर ओझा एवं सी वैद्य राजपूतों की उत्पत्ति के ब्राह्मण वंशी सिद्धांत के पक्ष में नहीं है। द्विज और ब्रह्म, क्षत्रिय, विप्र आदि शब्दों से भंडारकर को भ्रम हो गया, जबकि इन शब्दों का प्रयोग क्षत्रिय जाति की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है, न कि ब्राह्मण जाति के लिए। राजपूतों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के सूचक हैं, और जब वे अलग अलग जगह जा बसे तब वहाँ जिसको पुरोहित माना उसी का गोत्र वे धारण करते रहे। शिलालेखों में क्षत्रियों के गोत्रों के नाम के जो नाम मिलते हैं वे प्राचीन प्रणाली के अनुरूप उनके संस्कार कराने वाले पुरोहितों के गोत्रों के सूचक हैं, न कि उनके मूल पुरुषों के। अब अगर हम बात करें तो इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में विवाद आज भी बना हुआ है, किंतु अब तक जो शोध खोज हुई है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे, वे भारतीय क्षत्रिय वंशज ही थे। डॉक्टर जी एन शर्मा व डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी राजपूतों को मूलतः भारतीय ही स्वीकार किया है। केवल जातीय प्रतिष्ठा स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सिद्धांतों के आलोक में तत्कालीन अभिलेखों, साहित्यिक ग्रंथों, विद्वानों आदि ने अपने ढंग से राजपूतों की उत्पत्ति को प्रतिपादित कर इसे विवादास्पद बना दिया है। डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में अग्निकुंड की इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य व चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है।